हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को बैंकिंग ऑपरेशन, बैंकिंग परिचालन पढ़ा रही थी। तो उसमें मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि जो बैंकिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे एक्ट आए हैं, कौन सा अधिनियम है। तो जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई एक्ट के बारे में। अब हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को पढ़ाएंगे कि लोन्स एंड एडवांसेस, ऋण एवं अग्रिम क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उनका मेन काम ही यही होता है कि जो जनता से जमायत स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और क्या डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं और क्या करेंगे, उसको लोन और या फिर एडवांस के तौर पर लोगों को देते हैं, व्यापारियों को देते हैं। तो यही हो जाता है एक बैंक का बिजनेस या फिर बैंक का कार्य जिसे कहेंगे। उसी के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोन एवं एडवांस है क्या, ऋण एवं अग्रिम है क्या। तो जो बैंकिंग कंपनी होगी उनका प्रमुख व्यवसाय या बिजनेस ही क्या होता है, लोन देना होता है या फिर एडवांस देना होता है। तो जब हम लोन दे रहे हैं या एडवांस दे रहे होते हैं बड़े व्यापारियों को व्यवसाय करने के लिए या अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या रहता है, उनके एक लिए एक ही जोखिम रिस्क फैक्टर रहता है कि लोन्स का रिसीव हो पाएंगे, वापस पेमेंट होगा, कितना होगा, कब होगा। ये सारी चीज़ें रहती हैं कि आगे आप अब पढ़ेंगे कि लोन्स कई तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, कई तरह के होते हैं। इसी तरह से एडवांस भी आपके कई तरह के हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो भी ऋण दिया जाता है, जो भी लोन दिया जाता है, उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होंगे। कि ऋण स्वीकार करने के सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड लेंडिंग। उसमें पहला हो जाता है सुरक्षा, यानी कि सेफ्टी। तो पहला सिद्धांत जो सुरक्षा या फिर सेफ्टी होता है, तो वहाँ पर जो भी जमा करता है, जो भी हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में जा करके, उस धन को बैंक क्या करता है, जो बड़े व्यापारी व्यवसायी हैं उनको देता है। तो जब उनको जो है ऋण के लिए दिया जाएगा, लोन के रूप में दिया जाता है, तो फिर बैंक ये चीज़ भी देखता है, ये चीज़ जो है कंसिडर करता है कि वो वापस में उनके पास इतनी संपत्ति एसेट है भी कि वो उस लोन को चुका सकें, वापस से पेमेंट कर सकें। उनकी साख क्या है, उनका गुडविल क्या है, ये सारी चीज़ों को वो कंसिडर करता है, सिक्योरिटी लेता है, उसके बाद ही वो ऋण देता है, जिससे कि सुरक्षा कर सके कि जो भी पैसा वो लोन के तौर पर दे रहा है, उसको वो ऋणी जो भी व्यक्ति है वो चुका पाएगा या वापस नहीं लौटा पाएगा। फिर आ जाता है तरलता, लिक्विडिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी जाती है कि बैंक के पास जो जमाएँ होती हैं, जमा राशियाँ होती हैं, या तो मांग पर देय होती हैं या फिर अल्प सूचना पर देय होती हैं। तो बैंक को ये इंपॉर्टेंट होता है देखना कि इतनी ज़्यादा वो ऋण के रूप में नहीं दे सकता कि अगर जो भी जमा करता है, उन्होंने जो धनराशि जमा की है, वो अगर वापस बैंक से निकालने आ रहे हैं तो उनको वो ना दे पाए। तो यहाँ पर उसको ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि लिक्विडिटी इतनी बनी रहे बैंक के पास कि जो भी व्यक्ति हैं उनको वापस में धनराशि को चुका सके। तो इसके लिए बैंक ये चीज़ देखता है कि जो भी वो लोन के तौर पर दे रहा है, वो किस तरह का लोन दे रहा है। शॉर्ट टर्म दे रहा है तो शॉर्ट टर्म लोन देने में ये रहता है कि वो जल्दी ही वो जो भी लोन के तौर पर दिया गया है वो वापस बैंक के पास आ जाता है, जिससे कि वो आसानी से जो भी जमाकर्ता होते हैं, डिपॉजिट किया है जिन लोगों ने, उनको दे सकता है। तो ये चीज़ बैंक सुनिश्चित कर लेता है कि जो ऋणी होगा वो ऋण पर मांगने पर जो लोन बैंक ने दिया है उसको वापस लौटाने की दिशा में है या नहीं है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ वो कंसिडर करता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ रखी गई हैं, कि अगर ऋणी ने नहीं लौटाया वो पैसा उस टाइम लिमिट में, तो जो भी सिक्योरिटी, आपको पता ही होगा कि कुछ सिक्योरिटी पर ही लोन दिया जाता है, तो सिक्योरिटी से फ़ौरन बेच करके, सेल करके उस पैसे को वापस लिया जा सकता है या नहीं। वही हो जाती है लिक्विडिटी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो उसका सिद्धांत है वो हो जाता है लाभदायकता, प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं तो लाभ अर्जित करने की ये संस्थाएं, प्रॉफिट अर्न करने के ही पर्पज से बनाई जाती हैं ये संस्थाएं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीयकृत बैंक भी, जो नेशनलाइज्ड बैंक भी, उनका भी यही जो उद्देश्य होता है लाभ को प्राप्त करना। तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी होती है बैंक को कि जो भी बैंक रेट डिसाइड करता है, जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है, तो फिर जो बैंक रेट होती है उसी दर पर ही क्या होता है, लोन दिया जाता है, जो कि रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। तो उसी के अंडर में ही अलग अलग तरह के जो लोन्स होते हैं, अलग अलग जो डिपेंड करता है कि जिस कार्य के लिए लोन लिया जा रहा है उसमें जोखिम की मात्रा कितनी है, उसी के हिसाब से जो रिजर्व बैंक होता है उसने उसकी जो दरें होती हैं, रेट्स होते हैं इंटरेस्ट के, वो निर्धारित किए होते हैं। उसी के अंदर ही जो न्यूनतम और अधिकतम दरें होंगी, उस बैंक जो होता है उन्हीं दरों पर क्या करता है, ऋण देता है। तो यहाँ पर बैंक को ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ध्यान में रखना कि वहाँ पर ऋण देने का एक विवेकपूर्ण सिद्धांत होगा, जिसमें यह रहता है कि अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सुरक्षा और तरलता को न त्यागा जाए, यानी कि ज़्यादा लाभ के उद्देश्य से हम कम दर पर ऋण न दे दें जिससे कि बैंक को हानि हो। यही हो जाता है लाभदायकता का सिद्धांत।
फिर आ जाता है ऋण का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द लोन, ये किस उद्देश्य से बैंक ऋण दे रहा है। कुछ ऐसे उद्देश्य होते हैं, कभी कभी अलग अलग उद्देश्यों को के लिए अलग अलग बैंक्स भी होते हैं जिनसे ऋण दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी होती है कि ऋण किस कार्य के लिए दिया जा रहा है। तो बैंक मोस्टली जो होते हैं उत्पादक कार्यों के लिए ही ऋण प्रदान करते हैं। बैंक जो होते हैं वो अनुत्पादक कार्य या फिर सट्टे के कार्य के लिए क्या होता है, ऋण नहीं उपलब्ध कराते हैं। और कुछ अलग अलग बैंक जो होते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो वो छोटे व्यापार हैं, उद्योग व्यवसाय हैं, इनको भी ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का व्यवसाय किया जा रहा है, वो ऋण का उद्देश्य क्या है। फिर आ जाता है जोखिम की विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिस्क इसमें बहुत रहता है कि जो भी लोन दिया गया है वो सही टाइम पर वापस आएगा या नहीं आएगा, या मार्केट की स्थिति क्या है, बैंक जो रिजर्व बैंक है वो बैंक रेट्स हैं क्या डिसाइड कर रही है, अलग अलग रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या जो है आपके जो आर्थिक पर्यावरण है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही, मंदी का टाइम है या फिर तेज़ी का टाइम है, या कोई राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, सारी चीज़ें भी होती हैं जो कि बैंक के लिए जोखिम का विषय होती हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि बैंक ने अपनी नीति कैसी बनाई है जिससे कि उस जोखिम से आसानी से निपट सके। नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी, प्रतिभूति। तो यहाँ पर जो बैंक होते हैं उनको सिक्योरिटी से ही ऋण देना चाहिए। यहाँ ने मतलब कहने का ये है कि जो भी ऋण दिया जाता है उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखवाई जाती है कि इतने सिक्योरिटी है, वो डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसी पर। इससे रहता है कि अगर वो ऋणी जो होगा लोन नहीं चुका पाएगा तो सिक्योरिटी से उस लोन की क्या होती है, प्रतिपूर्ति कर ली जाती है। फिर आ जाता है राष्ट्रीय हित। तो बैंक का जो ऋण देते समय राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखना होता है, और साथ ही जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है उसको भी ध्यान में रखना होता है। ये ऋण जो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल वो गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर देती है कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, इनको पहले ऋण दिया जाएगा, ये इतनी दर से अधिक नहीं दिया जा सकता। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी या रिजर्व बैंक डिसाइड करता है उसी के अनुसार ही कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है अग्रिम की राशि की इतनी डिसाइड कर देगी, इससे ज़्यादा एडवांस नहीं दिया जाएगा, उचित कानूनी कार्यवाही होगी, मूल्यांतर राशि है। तो ये हो जाते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स या फिर सामान्य सिद्धांत जो कि बैंक ऋण देते समय ध्यान में रखता है। अब आ जाते हैं कि अग्रिमों के प्रकार क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ एडवांस। आपने ऋण के बारे में तो समझ लिया, अब समझते हैं कि जो एडवांस होते हैं उसके प्रकार क्या होते हैं। तो बैंक जो होता है अपने ग्राहकों को कभी कभी साख संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अग्रिम की भी सुविधा देता है कि उसके अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा वो धनराशि निकाल सकता है। तो अग्रिम कितने तरह के होते हैं, एक हो जाएगा आपका नगद साख, कैश क्रेडिट, दूसरा हो जाता है अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, ऋण भी आता है इसमें, लोन भी, और बिलों की कटौती और भुगतान, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो ये हो जाते हैं ऋण अग्रिम के प्रकार या फिर एडवांस के प्रकार, जिसमें कि जो ग्राहक होता है वो बैंक में अपने जितनी धनराशि जमा है उससे ज़्यादा राशि को निकाल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो नगद साख है, कैश क्रेडिट है, वो क्या होता है। तो नगद साख की यहाँ पर क्या होता है, तो बैंक जब उधार देते हैं तो मोस्टली उधार देते समय कैश क्रेडिट की ही पद्धति को अपनाएंगे। इसमें क्या रहता है कि जो ग्राहक होता है बैंक अपने प्रत्येक ऋणी ग्राहक के लिए एक सीमा निर्धारित कर देता है, जिससे नगद साख की सीमा कहा जाता है, कैश क्रेडिट लिमिट कहा जाता है। इसमें रहता है कि ग्राहक अपना खाता जो होगा, जो भी कस्टमर होता है वो अपना अकाउंट, जिससे कि नगद साख खाता कहा जाता है, कैश क्रेडिट अकाउंट कहा जाता है, तो जितनी लिमिट तक डिसाइड किया गया है उतनी लिमिट तक की धनराशि निकाल सकता है। और जब भी जो ग्राहक होगा उसके पास अतिरिक्त राशि होती है वो उसमें जमा कर देता है अपने अकाउंट में। तो यहाँ पर इसे सक्रिय खाता या फिर चालू खाते के रूप में भी आप समझ सकते हैं कि उसमें निरंतर निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। और ऋणी द्वारा जो भी ऋण ले रहा है उस व्यक्ति द्वारा जितनी राशि उपयोग में लाई जाती है उतनी राशि पर ही क्या होता है, ब्याज लगाया जाता है, ब्याज लिया जाता है बैंक के द्वारा। तो ये हो जाता है नगद साख यानी कि कैश क्रेडिट। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये बैंक अपने ग्राहकों को जो उनका चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, उसमें जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति दे सकता है। तो इस प्रकार के जो होता है उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, अधिविकर्ष कहा जाता है। इसमें जो सिक्योरिटी होती है कि कितनी सीमा तक या क्या है, तो जो उधारकर्ता होता है उसकी व्यक्तिगत जमानत पे होता है, व्यक्तिगत जमानत पर अग्रिम दिया जाता है। और जो नगद साख आपने पढ़ा था कैश क्रेडिट, उसमें क्या था कि जो भी मूर्त टैंगेबल एसेट्स थी, संपत्तियां थी, गारंटी की जमानत पर नगद साख दी जा रही थी, कैश क्रेडिट दिया जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत जमानत पर भी या समर्थक जमानत कोलेटरल सिक्योरिटी पर भी दिया जा सकता है। दोनों के बीच में अगर जो कैश क्रेडिट है और जो ओवरड्राफ्ट है उसके बीच में अंतर को हम समझना चाहें तो डिफरेंस दोनों के बीच में ये होगा कि किस तरह के ग्राहक को दिया जाएगा। तो जो कैश क्रेडिट होता है वो किसी भी व्यक्ति या ग्राहक को दिया जा सकता है, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट होता है जो केवल करंट अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हीं को ही दिया जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा किस अकाउंट होल्डर को दी जाती है। तो ध्यान में रखिएगा जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, चालू खाता धारक होते हैं, उन्हीं को दी जाती है। अवधि की बात करें हम तो कैश क्रेडिट की अवधि जो होती है
1 वर्ष के लिए दिया जा सकता है और जो अधिविकर्ष होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, वो अत्यंत अल्पकाल यानी कि 3 माह तक के लिए ही दिए जाते हैं। जो प्रतिभूति की अभी बात कर रहे थे, तो प्रतिभूति क्या होती है, इसमें नगद साख में कैश क्रेडिट में सदैव पूरी प्रतिभूति रखने के पश्चात ही स्वीकार किया जाएगा। जो अधिविकर्ष होता है, तो वहाँ पर क्योंकि करंट अकाउंट होल्डर है कंपनी, जो भी बैंकिंग संस्था है, उसमें काफ़ी टाइम से वो कार्य कर रहा होगा, उसका विश्वसनीय होता है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत ज़मानत पर भी दिया जा सकता है। ब्याज की दर जो होती है, तो यहाँ पर जो कैश क्रेडिट होता है, वहाँ पर ब्याज कम दर ली जाती है और जो ओवरड्राफ्ट होता है, वहाँ पर अपेक्षाकृत आपका कैश क्रेडिट के वो ज़्यादा लिया जाता है ओवरड्राफ्ट में इंटरेस्ट रेट जो होगा। तो ये हो जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस, तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा। दोनों के बीच में कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट के बीच में आपका ये मेन डिफरेंस है। अब हम पढ़ते हैं लोन के बारे में कि लोन क्या होता है। लोन आपने समझ तो लिया कि लोन क्या होगा। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित रकम की आवश्यकता होती है जब किसी ऋणी को, तो वो बैंक से अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण को ले सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि एक निश्चित अवधि के लिए लिए जाते हैं, कि पहले से डिसाइडेड है कि हम 1 साल के लिए ले रहे हैं, 5 साल के लिए ले रहे हैं, कितने साल के लिए वो उस ऋण को ले रहे हैं और उससे हम किस तरह से चुकाएंगे, किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में हम वापस कर रहे हैं या पूरी धनराशि एक साथ वापस की जाएगी। ये सारी चीज़ें पहले से ही क्या होता है, निर्धारित होती हैं। तो आप समझ लेते हैं कि ऋण के प्रकार क्या होते हैं। तो ऋण के प्रकार की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म लोन होगा, अल्पावधि ऋण, मध्यम तथा दीर्घ अवधि ऋण, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, तत्कालिक ऋण होता है, ब्रिज लोन जिसे बोलते हैं, सम्मिश्रित ऋण होगा, कंपोजिट लोन, उपभोग ऋण, कंजम्पशन लोन, व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन। तो ये हो जाते हैं जो टाइप्स ऑफ लोन होंगे, ऋणों के प्रकार। समझ लेते हैं अब कि जो अल्पावधि ऋण है वो क्या होगा। नाम से ही क्लियर है, अल्पावधि शॉर्ट टर्म कम समय के लिए लिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार के आवश्यकताओं के लिए लिए जाएंगे, जो कार्यशील पूंजी होती है, जो वर्किंग कैपिटल होती है, उसकी आवश्यकताएं को पूरा करने के लिए ऋण लिए जाते हैं। और ऋण कैसे दिए जाएंगे, मूर्त संपत्ति की जमानत पर दिए जाते हैं और इन ऋणों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद इन्हें पुनः दूसरी अवधि तक बढ़ाया भी जा सकता है। फिर आ जाता है सावधि ऋण, टर्म लोन। तो टर्म लोन में क्या हो जाएगा, तो इसमें जो भारत में वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, तो इसमें अब उन्होंने सावधि ऋण देना शुरू किया है और ये जो होंगे वो मीडियम टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हो सकते हैं, जो कि 5 से 7 वर्ष या फिर 10 से 20 वर्ष तक की अवधि हो सकती है। यानी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही दिए जाते हैं। तो इस तरह के के ऋण जो दिए जाएंगे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिए जाएंगे। इसमें व्यवसाय का विस्तार हो जाएगा, उसका आधुनिकीकरण करना है, उसका नवीनीकरण करना है, जिसमें पूंजी की दीर्घकालीन आवश्यकता होती है, तो उसको पूरा करने के लिए इस तरह के जो ऋण होते हैं वो दिए जाते हैं। फिर आ जाता है तत्कालिक ऋण, ब्रिज लोन्स। तो कभी कभी ऐसा होता है जो कंपनीज हैं या जो बड़ी संस्थाएं हैं, उनको तुरंत किसी धनराशि की आवश्यकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वो लोन ले रही हैं, जो जो पूंजी बाजार होती है, कैपिटल मार्केट, वहाँ से लोन ले रही है, तो उसको वहाँ पर उनको लेने में वक्त टाइम लग रहा है, तो तत्कालीन अपनी तुरंत की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए वो इस तरह के लोन्स ले सकती हैं, जो कि आपके तत्कालिक ऋण कहलाते हैं। फिर आ जाता है सम्मिश्रित ऋण। तो यहाँ पर जो ऋण लिया जा रहा है, दोनों ही उद्देश्य यानी कि पूंजीगत संपत्तियों का क्रय भी हो जाएगा और कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता है, इन दोनों को ही ध्यान में रख करके लिया जा रहा है, तो वो ऋण हो जाता है सम्मिश्रित ऋण। तो ये ऋण जो लेते हैं वो ज़्यादातर जो लघु उद्योगकर्ता होते हैं, जैसे कि कृषक हैं, कारीगर हैं, ये इन लोगों के द्वारा लिया जाता है, जो कि लघु उद्योग कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है उपभोग ऋण, कंजम्पशन लोन। तो यहाँ पे ये रहेगा, कभी कभी कुछ लोग जो ऋण ले रहे होते हैं, व्यवसाय या फिर उनका बिजनेस करना उद्देश्य ना होकर के क्या उद्देश्य होता है, कभी कभी शादी विवाह के लिए लेते हैं लोग, पढ़ाई के लिए लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, किसी सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं बैंक से, तो वो हो जाते हैं उपभोग ऋण। फिर रहता है व्यक्तिगत ऋण, पर्सनल लोन। तो यहाँ पे रहता है कि कभी कभी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से, कि घर खरीदना है या फिर जो उन्हें कार लेनी है या इस तरह के काम होते हैं, जिसके लिए वो पर्सनल लोन ले सकते हैं, व्यक्तिगत ऋण ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उनकी आय कितनी है, उसकी आय की नियमितता को देखते हुए वो ऋण दिया जाता है बैंक के द्वारा। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ लोन, ऋण के प्रकार, कि किस किस तरह का ऋण लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है साग्रहता का निर्धारण, यानी कि ये बैंक जो है किसी भी व्यक्ति को लोन देने से पहले, ऋण देने से पहले ये चीज़ देखता है कि एक्चुअल में वो व्यक्ति क्रेडिट लेने के लिए कैपेबल है या नहीं, कि उसे ऋण देना या उसकी जो है लोन देना, अग्रिम देना से बैंक को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो उस लोन को चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। तो इसके लिए वो 3 चीज़ों पर ध्यान देता है मुख्यतः बैंक। पहला हो जाता है कैरेक्टर, चरित्र। ये देखता है कि जो व्यक्ति ऋण ले रहा है, जो संस्था ऋण ले रही है, तो उसको जो भी व्यक्ति चला रहा है, वो एक्चुअल में उसका कैरेक्टर किस तरह का है, किसी तरह का वो अपराधी तो नहीं है, कोई दोषी तो नहीं है, ईमानदार है, या उसका पूरा बिजनेस रिकॉर्ड चेक करता है बैंक।
उसका रहता है क्षमता, कैपेसिटी। ये देखता है कि जिस भी व्यवसाय को चलाने के लिए वो ऋण ले रहा है वो व्यवसाय क्या है, उसकी बिजनेस प्लानिंग क्या है, उसका प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ों को बैंक देखता है, जिससे कि ये अंदाजा लगा सके कि वो व्यवसाय जिसके लिए ऋण लिया जा रहा है या जो भी पैसा बैंक के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाएगा, जहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा जिस बिजनेस में, वो एक्चुअल में बिजनेस आगे रन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें देखता है, या उसे कितनी कुशलता के साथ कितना अच्छा प्रबंध उसको चलाया जा रहा है बिजनेस को। फिर आ जाता है पूंजी, कैपिटल। ये देखता है कि जिस भी व्यवसायी को या जिस भी कार्य के लिए ऋण दे रहा है बैंक, तो उस कार्य में या उस व्यवसायी के पास कितनी कैपिटल ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि कितनी उसने इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखी है, जिससे कि आगे फ्यूचर में जो भी बैंक ने पैसा दिया है वो सिक्योर है या आगे वो बढ़ेगा, जिससे कि उसे आसानी से वापसी हो पाएगी। उसके बाद कितनी एसेट्स हैं जो कि सिक्योरिटी के तौर पर रखी गई हैं, जिससे कि वो अपनी वापस पैसे को अगर नहीं चुका पाता है वो जो भी ऋण जिसने लिया है वो व्यक्ति, तो वो उस संपत्ति को बेचकर उस पैसे को प्राप्त कर सके। तो ये सारी चीज़ें बैंक देखता है, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को क्रेडिट या फिर लोन देता है। तो ये हो जाता है साग्रहता का निर्धारण, जिसके बेसिस पे बैंक करता है कि ऋण देना है या नहीं देना है, क्रेडिट देना है या नहीं देना है। तो ये हो जाता है ऋण एवं अग्रिम। आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि लोन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके सिद्धांत क्या होंगे, अग्रिम एडवांस क्या होता है, कितने तरह का होता है, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे भारत में वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन पहलू, ऑपरेटिव एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।